हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान का है, ठीक ना। केमिस्ट्री आपकी जो अनसॉल्व पेपर सॉल्यूशन चल रहा था, सेट नंबर 3 हो चुका है। सेट 3 तक पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। अब ये सेट 4 बचा है, तो सेट 4 को हम लोग करेंगे, 5 करेंगे, फिर उसके बाद 6-7 करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कोड नंबर है इसका 347 KD 2025 का है। अगर आप लोग पहले के सेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सारा सेट देख सकते हैं, वन शॉट वीडियो भी पड़ चुकी है, ठीक है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो 7460012763 इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जब इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, जब व्हाट्सअप करेंगे तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन हाँ, 2020 से ले करके 2025 तक के सारे सेट के सोल्यूशन रहेगा उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी भी रहेगा 2022 से 25 तक, ठीक। अगर मैथ के स्टूडेंट है तो मैथ भी रहेगा 23, 24, 25, ठीक। कितने रुपये में, पैसा भी जान लीजिए, 200 रुपये में लगेगा, ठीक है। 200 रुपये लगता है। और हम आप लोग देरी मत करिए, देरी करेंगे तो आपको मतलब पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वीडियो जो होती है वीडियो लंबी लंबी होती है। तो वीडियो से कितना नोट्स बनाएंगे, ठीक ना। और 2020 से लेकर 2025 तक पढ़ भी नहीं सकते वीडियो से, ठीक। और अगर आप लोग पीडीएफ ले लेंगे तो पीडीएफ के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जैसे मतलब एकदम समझ लीजिए कि उसमें ऐसा लिखा गया है कि आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना तो पूरा समझ में आएगा। एकदम इसी प्रकार से हैंड राइटिंग नोट में मिलेगा, हैंड राइटिंग इसी प्रकार से। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का है 0.2 ml, ml नहीं है, 0.2 मोलर विलियन के 500 मिली बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा है। तो इसमें कितनी आवश्यक मात्रा होगी? 10.6 ग्राम। ये कैसे हो गया? अब देखिए हम बताते हैं आपको। आइए देखिए, पहले हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको ये सवाल जो दिया है इसमें क्या क्या दिया है, पहले हम लोग ये देखेंगे क्या क्या दिया है। तो क्या दिया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 0.2 मोल विलियन के 500 मिली बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा, ये यानी कि विलय का द्रव्यमान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया क्या है, पहले ये देखिए। इसमें दिया है 0.2, ये मोलरता दिया है, ठीक है। मोलरता कितना दिया है? M= दिया है 0.2 m दिया है, ठीक है, यानी कितना दिया है। और देखिए जो V का मान दिया है आपका 500 ml दिया है, ठीक है। 500 ml क्या दिया है? V का मान दिया है। तो इसको ml में दिया है, तो ml में है तो इसको जब लीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 आ जाएगा लीटर में, ठीक है। अब विले क्या है आपका? विले आपका तो पता है, यहाँ पर विले दिया है Na2CO3, ठीक है। ये आपका विले है, ठीक है। ये विलय हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर विलय के मोल, विलय के मोल होते हैं, विलय के मोल, विलय का मोल, विलय का मोल बटे में क्या होता है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। यहाँ पर आयतन किस में होता है? लीटर में होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए विलय का मोल हम लोग कैसे निकालते हैं? विलय का मोल निकाल, विलय का मोल बराबर m गुणे क्या कर देंगे? मोल गुणे में आणविक द्रव्यमान, ठीक ना। ये मोल गुणे में ये आयतन, ठीक है। मोल गुणे में आयतन करेंगे तो जब हम लोग विलय का मोल निकालेंगे तो मोल, ये मोलरता कितना है? मोलरता कितना है आपका? मोलरता आया इसमें 0.2, तो यहाँ पर 0.2 रखेंगे। और आयतन कितना है? 0.5, तो 0.5, ठीक है। ये 10 नहीं है। अब इसका आ जाएगा 5 दुना के 10, 10 है, 10 आया तो एक अंक इधर, एक अंक इधर, 2 अंक पर दशमलव जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, ठीक। तो ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 आएगा, ठीक है। इतना आया। अभी देखिए इतना आया। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्यों चलेंगे? क्योंकि आणविक द्रव्यमान, जब इसका देखिए आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे तो ये देखिए कितना होगा। सोडियम का, एक सोडियम का होता है 23, और 23 दुना के क्या हो जाएगा? 46 इसका हो जाएगा। और प्लस में कार्बन है, कार्बन कितना? 12 होगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है? 3 है। एक ऑक्सीजन का आपका आणविक द्रव्यमान होता है 16, 16×3 = 48 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो इसका जो आणविक द्रव्यमान आएगा 106 आएगा। कितना आएगा? 106 ग्राम पर मोल, ये आएगा। इसका आणविक द्रव्यमान आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? विलय का द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान का फार्मूला आपका होता है विलय
विलेय का द्रव्यमान, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आपका देखिए मोल गुणे में आणविक द्रव्यमान होता है। क्या होता है? मोल गुणे में आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर मोल कितना आया है? इतना आया है। आणविक द्रव्यमान कितना है? 106 है। तो देखिए 0.1 गुणे में और 106, जब ये गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? एक अंक पर दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो 10.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.6 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 10.6। पता चला ना कैसे आया है? आपको ये पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में रंगहीन आयन है। तो रंगहीन आयन आपका Cu+1 चार्ज वाला है। ये Ni2+, ये 2+ है, और ये Fe3+ है। इस पर क्या है? Cu2+ है, और ये आपका Cu+1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रंगहीन आयन है। ठीक ना, रंगहीन, जिसमें रंग न हो। ठीक है, और यहाँ पर संकर आयन में x का मान, अब देखिए यहाँ पर x का मान पूछा है, तो x का मान हम लोग निकालेंगे। तो x जो है आपका, यहाँ पर x NiCN है ना, ये निकिल है, और ये कार्बन, ये क्या है? साइनाइड है। ठीक है, साइनाइड पर 4- चार्ज है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर x है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान पूछा है, देखते हैं कितना चार्ज आता है। ये x का मतलब मान निकालना है, तो Ni का मान निकालना है, यानी कि इसका जो वो होता है उपसंयोजन, अरे क्या बोलते हैं, आणविक क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ पर Ni दिया है, और यहाँ पर Cn कितना है? 4 है, और ऊपर कितना चार्ज है? -2 है। ठीक है, अब लोग इसको मान लेंगे x। ठीक ना, इसको x मान लेंगे, तो x क्या हो जाएगा? x प्लस, अब ये एक Cn का होता है -1। ठीक ना, और इसमें कितने Cn लोग हैं? 4, तो ये -4 में गुणा हो जाएगा। ठीक ना, -1 × 4 हो जाएगा, बराबर इसके ऊपर जो है इधर रहता है बराबर में। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा x, ये माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर में -2। x बराबर हो जाएगा ये -2, ये इधर आएगा तो +4, x बराबर आपका आ जाएगा +2। ठीक है, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ये देखिए अभिक्रिया CH3COCl+H2 जो उपस्थिति दिया है कि PD × BaSO4 दिया, ठीक ना, पैलेडियम या बेरियम सल्फाइड दिया है, में उत्पाद है। तो इसमें जो उत्पाद बनता है, इसमें क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है आपका। तो आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ पर एक ट्राई करके देखे हैं। तो यहाँ पर देखिए RCHO होता है एल्डिहाइड का फार्मूला। तो आपका R हो गया, ये क्या CH3R हो गया। ठीक है, और बचा C, तो एक C बचा है, तो एक C ये वाला हो जाएगा, और इसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा है, और इसके साथ एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन किसके साथ जुड़ा होता है? कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए प्लस में क्या किया है? H2O किया है। प्लस में क्या है? H2O। अब इसको हम लोग जो भी वहाँ पर उपस्थिति दिया है इसको ले लीजिएगा, आप उपस्थित करा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना, ये क्लोरीन क्या करेगा? अपना क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला आएगा। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ये बांड तोड़ करके। तो इस पर आएगा कितना? माइनस, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये हो जाएगा आपका देखिए कार्बन अकेला, तो इसको चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि इसका जो है जब इसका संयोजक बांड पूरा नहीं होगा तब तक यह पूर्ण नहीं है। तो इसको क्या चाहिए? एक हाइड्रोजन चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C, और यहाँ पर डबल बांड इधर O लगा दीजिए, H लगा दीजिए। ठीक है, तो यह CH3CHO हो गया, एल्डिहाइड बन गया। और प्लस में आपका क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन बचा है, एक क्लोरीन ये वाला, तो यहाँ पर आपका ये क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया ना क्या बना? एल्डिहाइड बनेगा। उसके बाद देखिए अगला वाला है
कह रहा है कि CH3 ये देखिए CH3 का थ्राइस है, नाइट्रोजन है, ठीक ना है। एक प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका तृतीयक एमीन है। कैसे है देखिए, आपको मैं बताऊं ये कैसे तृतीयक एमीन है। तो यहाँ पर क्या है, CH3 है, इसका थ्राइस है, और ये किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ। तो एक नाइट्रोजन के साथ एक गो इधर CH3, एक गो इधर CH3 और एक गो इधर CH3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गो ये एल्किल ग्रुप जुड़ गया नाइट्रोजन से। अगर देखिए NH2 और यहाँ पर एक जुड़ा है CH3, तो ये हो गया प्राथमिक एमीन, ठीक है, या प्राथमिक एमीन हो गया। और इसमें कितना भी जोड़ दो CH3 CH2, कितना भी जोड़ दो CH3 CH2, ये प्राथमिक एमीन है, क्योंकि ये एक ही चेन में सब जुड़ता जा रहा है ना। और अगर आप लोग NH करके और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 CH3 ऐसे जोड़ दीजिए, CH3 यहाँ पर CH2 ऐसे जोड़ देंगे, तो ये आपका द्वितीयक एमीन होगा, ठीक है, क्योंकि एक नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक एमीन। अब इसी नाइट्रोजन से 3 गो कार्बन समूह जुड़ा है, 3 ठे अलग अलग जुड़ा है, तीनों ओर से जुड़े हैं, तो ये आपका हो जाएगा तृतीयक एमीन। तो ये कौन सा एमीन होगा, तृतीयक एमीन होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला सही जवाब होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है बढ़िया से। एस्कॉर्बिक अम्ल है, जो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है एक विटामिन होता है। क्या होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये आपका विटामिन होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन होता है, ठीक है, तो ये आपका विटामिन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपका आता है 2, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 खत्म हुआ। 2, हिमांक में अवनमन एवं विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। हिमांक में अवनमन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो देखिए संबंध, हिमांक में अवनमन विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। जो हिमांक का अवनमन होता है, जिसको हम लोग डेल्टा TF से दर्शाते हैं, वो जो होता है, जो मोलरता जो होती है, मोलरता के समानुपाती होता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TF इक्वल टू KF। पहले तो ये देखिए इस प्रकार से होता है, पहले क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल के चिन्ह में होता है कि डेल्टा TF जो होता है, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल होता है इस प्रकार से यम की, यानी कि मोलरता की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा TF और यहाँ पर KF लग गया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल की चिन्ह था वो हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर KF लग गया, इंटू में यम इक्वल टू आप लोग जानते हैं जो मोलरता का फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 बटे में कैपिटल M गुणे में कैपिटल W, ठीक है। ये कैपिटल M क्या है, ये जो अणु भार है, और ये क्या है, विलायक का द्रव्य भार है, ठीक ना, विलायक का भार है, और ये अणु भार है, और ये क्या है, विलेय का भार है 1000। ये मल्टीप्लाई किया जाता है जब ये ml में होता है, ml में, ठीक है। जब ml में नहीं रहता, जब लीटर में kg में रहता है ना, तो kg के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये kg के लिए नहीं मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m इक्वल टू क्या होता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, और ये स्मॉल m जो आपका है, ठीक है, ये स्मॉल m जो है n/, जैसे ये मोल बराबर होता है मोलों की संख्या बट्टे में n बराबर मोलों की संख्या, और ये स्मॉल w बराबर भार है, ठीक है। तो ये n बराबर मोलों की संख्या और ये स्मॉल w क्या है, भार, किसका भार है, विलेय का भार है, ठीक है। तो यहाँ तक यही मतलब आपको लिखना है, ठीक ना। 1-2 नंबर में क्या लिखेंगे, जितना बड़ा क्वेश्चन जितने नंबर का रहेगा उतना ही आंसर देना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रश्न नंबर 2 का ख देखिए, यहाँ पर अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकित द्रव्यमान भिन्न होता है, क्यों। देखिए कह रहा है कि जो अम्लीय होता है और जो क्षारीय माध्यम में, अगर ये KMnO4 है, इसका जो तुल्यांकित द्रव्यमान होता है, जो तुल्यांकित द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं EW से निकालते हैं उसका मान, तुल्यांकित द्रव्यमान को भार बटे अणु भार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अम्लीय में जो KMnO4 है और अम्लीय माध्यम में लेकर जाते हैं, तो इसका जो तुल्यांकित द्रव्यमान होता है कुछ और होता है। जब क्षारीय माध्यम में इसको रखा जाता है तो इसका जो तुल्यांकित द्रव्यमान कुछ और हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए अम्लीय माध्यम में KMnO4 में मैग्नीज जो होता है, ये मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक KMnO4 अणु
5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसलिए अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार इसके आणविक भार को 5 से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहा गया है कि जो अम्लीय माध्यम में होता है, जो आपका KMnO4 होता है ना, ये आपका +7 ऑक्सीकरण अवस्था से +2 ऑक्सीकरण अवस्था तक बदल जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में प्रत्येक KMnO4 जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। इसलिए अम्लीय माध्यम में जो KMnO4 होता है उसका जब तुल्यांकी भार हम लोग निकालते हैं तो उसके आणविक भार को 5 से विभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्षारीय माध्यम में KMnO4 में मैग्नीज जो +7 से ऑक्सीकरण अवस्था से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाता है। इस यहाँ पर देखिएगा, दिख नहीं रहा था, तो इस प्रक्रिया में प्रत्येक KMnO4 अणु 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसलिए अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार इसके अणुभार के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, देखिए क्षारीय माध्यम में और अम्लीय माध्यम में बहुत अंतर है। ठीक है, तो क्षारीय माध्यम में KMnO4 में मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक KMnO4 अणु 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार इसके आणविक भार के बराबर होता है। तो ये दोनों आणविक भार जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, आगे चले। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 2 का ग आ गया है। कह रहा है कि NH4OH विलयन में CuOH का ट्वाइस घुलनशील है, जबकि NaOH विलयन में नहीं है, क्यों? अब जो कह रहा है कि जो NH4 है, NH4 विलयन में जो CuOH का ट्वाइस है ये घुलनशील है, लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें नहीं घुलनशील है, क्यों ऐसा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल में हम लिखे हैं। यहाँ पर NH4 जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CuOH का ट्वाइस यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड घुल जाता है। ठीक है, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है ये घुल जाता है, क्योंकि यह जो देखिए CuNH3 यानी कि 4+2+ नामक एक घुलनशील जटिल यौगिक बनाता है। यानी कि इसका जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना, ये एक जटिल यौगिक होता है। यानी कि ये जटिल यौगिक का मतलब है कि ये ठोस होता है, यानी कि जटिल होता है। ठीक ना, जटिल यौगिक बनाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इसमें आपका घुल जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐसा कोई जटिल यौगिक नहीं बनता है ना, जो अगर इसके साथ तोड़ करके उसको अगर मतलब ये CuOH ट्वाइस में अगर इसको हम लोग किया जाए तो ये नहीं टूटता है। ठीक है, उसके साथ ऐसा यौगिक नहीं बनाता है। ठीक, इसलिए देखिए ऐसा कोई जटिल यौगिक नहीं बनता है, इसलिए CuOH का ट्वाइस NaOH विलयन में अघुलनशील रहता है। यानी कि जब इसके विलयन में इसको डाला जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डाला जाता है, तो यह अघुलनशील रहता है, उसमें नहीं घुलता है। ठीक है, तो यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। 2 का घ देखिए, प्रश्न नंबर 2 का घ देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। CH3 CHBr CH3, यहाँ पर KOH, यहाँ पर एल्कोहल लिया गया है, एल्कोहलिक KOH है, और यहाँ पर उष्मा दी जा रही है, हीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और A बनाना है, B बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH3 CHBr और ये CH3 है, और एल्कोहलिक KOH है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। जब इसको हम लोग इस पर हीट करते हैं तो ये आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 बनता है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ से है पता है? जब ये ब्रोमीन छोड़कर जाएगा इसे, तो यहाँ से एक, यहाँ पर जब ब्रोमीन छोड़कर जाएगा इसको, जब ये छोड़कर जाएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन भी निकलेगा और ये ब्रोमीन निकलेगा, तो BRH निकलेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक ना, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, तो HBr बन जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, और फिर इसकी उपस्थिति मिलेंगे HBr, जो HBr बना है उसकी उपस्थिति, पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसको एक बार हीट करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2 बनेगा। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, इसका नाम होता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ए आपका क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्रोपेन बना,
और बी आपका बना CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमो प्रोपेन बना। ठीक है, आपका ए और बी दोनों जो बनाना था बन गया। ठीक है, अब देखिए आते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3 पर। तो यहाँ पर देखिए एथिल एल्कोहल व जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। इस मिश्रण में एथिल एल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो इसमें जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हल है, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा देखिए, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया है जो भारानुसार जो जल है 54%। ठीक है, तो जो बचा हुआ रहेगा विलयन वो क्या रहेगा, एथिल एल्कोहल रहेगा। तो यहाँ पर जल जो है कितना है आपका, ये जल देखिए 54%। एथिल एल्कोहल कितना बचा, 100 में से 54 घटा दीजिए तो आपका 46% बचा एथिल एल्कोहल। यानी कि जो भी विलयन होता है वो 100% होता है ना। अब 100% में से 54% आपका जल हो गया, तो 100 में से 54 घटा दीजिए, जो बचेगा आपका 46%, ये आपका क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। मान लीजिए मिश्रण का कुल भार आपका 100 ग्राम है। ठीक ना, अब ग्राम में हम लोग इसको लेकर चलते हैं, 100% से 100 ग्राम में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 ग्राम क्या है आपका मिश्रण है। ठीक ना, मिश्रण कितना है, 100 ग्राम है, जिसमें से आपका जो जल है 54 ग्राम हो गया। अब 54 ग्राम से जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा आपका। तो 46 ग्राम आपका एल्कोहल हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या में पहले जल की संख्या निकालेंगे, जल की मोलों की संख्या। तो जल की मोलों की संख्या निकालेंगे, यानी कि भार बटे में अणु भार। तो भार इसका कितना दिया है, 54 ग्राम है। अणु भार इसका जब होता है कितना होता है, 18 होता है अणु भार जल का, H2O का। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे 18 या 54 तो 3 ग्राम आ जाएगा। अब एथिल एल्कोहल का निकालेंगे, तो एथिल एल्कोहल का भार कितना है, 46 ग्राम है। अणु भार इसका जब निकालेंगे एथिल एल्कोहल का, देखिए एथिल एल्कोहल C2H5OH होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला से हम लोग अणु भार निकालेंगे तो ये भी 46 आएगा। 46 से कम 46, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, अब देखिए जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। पहले हम लोग किसका निकालेंगे, जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो यहाँ पर जल का मोल बटे में जल प्लस एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। ठीक ना, मोलों संख्या। तो दोनों की जल का मोलों संख्या कितना आया है, 3 आया है। और दोनों को मोलों संख्या जोड़ेंगे 3 + 1, यानी कि 1 किसका है, एथिल एल्कोहल का है। तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 जब इसको भाग करेंगे तो 0.75 आएगा। तो ये किसका आ जाएगा मोल प्रभाज, ये जल का मोल प्रभाज आ गया। ठीक है, एथिल एल्कोहल का उसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग। एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, यानी कि यहाँ पर एथिल एल्कोहल का मोलों संख्या बटे में जल और जो एथिल एल्कोहल है दोनों के मोलों संख्या। ठीक ना, प्लस करके। तो ये भी क्या हो जाए, 1/4 होगा। तो 4 से जब भाग 0.25 आएगा। ठीक है, जब ये दोनों का मोल प्रभाज जोड़ा जाता है ना तो लगभग में 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0.75 प्लस में 0.25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग में 1 आ ही जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 के ख पर आते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पर देखिए दिया है कि तनु HNO3 की फिनाल से अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तनु HNO3 ले लिए हैं और यहाँ पर ये फिनाल है। फिनाल क्या होता है, जो बेंजीन पर OH समूह जुड़ा होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, बन गया ना। ये देखिए HNO3 तनु है और यहाँ पर देखिए आपका जो है, ये देखिए जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये मान लीजिए 1 है, एक अणु है। अगर यहाँ पर 3 अणु रहता ना तो ये तीनों जगह जुड़ जाता, एक यहाँ जुड़ता, एक यहाँ जुड़ता और एक यहाँ जुड़ जाता। ठीक है, तो यहाँ जब तीनों जगह जुड़ता तो ये पिक्री कम हो जाता। अब यहाँ पर ये देखिए आर्थो पोजीशन पर जुड़ा है, आर्थो नाइट्रोफिनाल कहलाएगा। अगर ये पैरा पर जुड़ता तो पैरा नाइट्रोफिनाल कहलाता है। ठीक है, तो और यहाँ पर जल भी निकलेगा यहाँ पर। ठीक ना, H2O। अब देखिए दूसरी पॉइंट है आपका, फिनाल की जल NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका फिनाल हो गया और ये क्या है, कह रहा है कि NaOH, यहाँ पर NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ, यहाँ पर देखिए CHCl3 क्लोरोफार्म है। ठीक है, क्लोरोफार्म के साथ इसका रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए जब फिनाल क्लोरोफार्म के साथ रिएक्शन करता है तो सैलिसल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, सैलिसल्डिहाइड बनाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जब फिनाल क्लोरोफार्म के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया करता है तो सैलिसल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिनाल तो था ही,
इसके आर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड लग जाएगा तो इसी को बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। और 3NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस में 2H2O बन जाएगा, ठीक। इतना बन गया। प्रश्न नंबर 3 का ग देखिए। प्रश्न नंबर 3 का ग क्या है? आईयूपीएसी नाम लिखना है। निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है CH3CO, CH2 का 4 है CH3, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO और इधर CH2 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 CH3, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? हेप्टेन 2,1। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन है और 7 कार्बन पर आपका दूसरे कार्बन जो है इधर से 1 2 दूसरे कार्बन पर आपका कीटोन ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। इसके लिए क्या लगता है? ओन लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेप्टेन, ये 2 पर है तो 2 ओन, ठीक ना? क्या हो जाएगा? हेप्टेन 2 ओन हो जाएगा इसका नाम। सिंपल है। दूसरा है CH3 CH2 CHBr CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 कोष्टक में CHO, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो, यानी कि ये देखिए 1 2 3 इधर से लेंगे, जिधर से ये जो कार्बन जो ग्रुप होता है, ठीक ना, जो ये ग्रुप होता है वो जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से हम लोग इसकी काउंटिंग करते थे। यहाँ 1 2 3 4, ये चौथे पर आया आपका ब्रोमीन, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ब्रोमो, ठीक है। 2 मेथिल, ये मेथिल ग्रुप आया आपका इस पर, दूसरे पर मेथिल ग्रुप आया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 मेथिल हेप्टेन, हेप्टेनल। हेप्टेनल अल किसके लिए लगाते हैं? एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। तो ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कार्बन है, तो इसको क्या लिखेंगे? हेप्टेनल लिखेंगे, ठीक है। तो हेप्टेनल हो जाएगा ये। आगे चले। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 3 का घ। विटामिनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखिए। विटामिनों का वर्गीकरण करना है। तो विटामिनों का वर्गीकरण 2 मुख्य आधारों पर किया गया है। कौन कौन सा आप लोग जानते होंगे? पहला होता है घुलनशीलता के आधार पर, और एक होता है वसा, ठीक ना। तो विटामिन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? घुलनशील विटामिन और वसा युक्त विटामिन, ठीक है। तो घुलनशीलता के आधार पर, और यहाँ पर पहला वसा युक्त घुलनशील विटामिन, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और शरीर में यकृत में संग्रहित हो सकते हैं। इनका अधिक सेवन विषैला हो सकता है। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का जो नाम है विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ठीक ना, इसको भी कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन, ठीक ना। इसका क्या है? ये नाम है, कौन सा नाम है? वो नाम है, क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम है, ठीक। विटामिन ए को वैज्ञानिक नाम में क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जल में घुलनशील विटामिन है कौन कौन सी? देखिए ये विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं और शरीर में संग्रहित नहीं होते। इनकी आवश्यकता नियमित रूप से होती है। अधिक मात्रा में लेने से ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये क्या होता है? मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन बी है कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12, ये सब क्या है आपका? जल में घुलनशील। और आपका विटामिन सी भी होता है जल में घुलनशील, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रक्त के थक्के जमाने के लिए उत्तरदायी जो विटामिन के है। तो यहाँ पर देखिए पूछा था क्वेश्चन में कि रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखिए लास्ट में, देखिए जो रक्त का थक्का होता है उसको जमने के लिए कौन सी विटामिन होती है? विटामिन के उत्तरदायी होती है, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी है आपके शरीर में तो आपका अगर हाथ कट जाता है कहीं से तो रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। तो प्रश्न नंबर संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोललता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। मोललता क्या करना है? परिभाषा देना है। और यहाँ पर 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1/10 मोल घुला है, विलेयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक न्यूमेरिकल भी चिपका दिया है आपको, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल भी आपको लगाना है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर इसका परिभाषा का, 2 नंबर न्यूमेरिकल का मिलता है। तो यहाँ पर देखिए
मोललता किसे कहते हैं? तो मोललता बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए। मोललता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब एकदम रट्टू होना चाहिए, एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए, ठीक है। जिसे मोललता में देखिए 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में, इसमें 1 किलोग्राम विलायक, यहाँ पर किलोग्राम का नाम लेगा तो मोललता के लिए, और यहाँ पर अगर लीटर का नाम ले लेगा तो वहां पर ml का नाम लेगा, लीटर का नाम लेगा तो मोलरता हो जाता है, ठीक है। तो 1 लीटर में अगर कह देता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के जो मोलों की संख्या होती है उनको क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं। मोललता मोलरता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी यहाँ पे डिफरेंट पूरा पता चल रहा होगा, ठीक है। इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? स्मॉल यम से दर्शाते हैं। और जो आपकी मोलरता होती है उसको हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल यम से, यानी कि बड़का वाला यम, ठीक है। बड़का वाला यम से उसको दर्शाते हैं और इसको छोटका वाले यम से दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। एकदम भोजपुरिया में एकदम बढ़िया समझो ताकि एकदम पेपर में छाप दो तुम। यहाँ पर देखो स्मॉल यम इक्वल टू, यानी कि ये क्या है? मोललता। मोललता बराबर स्मॉल यम इक्वल टू स्मॉल डब्लू गुणे 1000, और बटे में ये फार्मूला कैपिटल यम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू, ये ग्राम में। ग्राम में क्यों लिखा गया है? ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, नीचे देखो भाग, जब इसके भाग देंगे ग्राम में चेंज करने के लिए तो ये ग्राम जो 1000 होगा ये 1000 ऊपर गुणा कर देगा, ठीक है। तो 1000 ऊपर लिख दिए और ये ग्राम में यहाँ पर, तो स्मॉल डब्ल्यू जो होता है आपका विलेय होता है, और यहाँ पर जो यम का ये वाला है ये विलेय का अणुभार है, ठीक है। और जो कैपिटल डब्ल्यू है ये विलायक है, और ये स्मॉल यम है तो जानते ही मोललता को दर्शा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न आगे मतलब न्यूमेरिकल पर देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या था आपका? तो न्यूमेरिकल के लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए मोललता का। तो मोललता का फार्मूला आपका होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। यहाँ पर केजी में दिया है, और यन बराबर वहां पर दिया है आपका, कितना दिया है? 1/10 मोल घोला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यन इक्वल टू क्या दिया है? 1/10 दिया है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए यन बटे भार, यानी कि ये मोलों की संख्या बटे भार, ये आपका यन बटे भार आ गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? केजी में है तो ये देखिए मोलों की संख्या कितना दिया है? 1/10। तो यहाँ पर यन की जगह पर क्या रखेंगे? 1/10 रखेंगे। और डब्लू, कैपिटल डब्लू का मान कितना है? 100 ग्राम है। अरे क्वेश्चन में देख लो ना, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए, आंसर पेपर लिए होंगे तो उसमें दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए जो 100 ग्राम दिया है विलायक दिया है, ठीक है। तो विलायक यानी कि विलायक का भार केजी में दिया है, तो यहाँ पर केजी में हम लोग लिखे हैं यहाँ पर केजी में। तो यहाँ पर 100 ग्राम, जब इस केजी को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, अगर ग्राम में चेंज करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा उसी तरह भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर केजी में हम लोग ग्राम में चेंज कर लिए। ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आपको पता होगा, अभी फार्मूले में दिखाए हम लोग, मतलब हम दिखाएं आपको 1000 से गुणा करके फार्मूले में। अब देखिए यहाँ पर जब 1000 से गुणा करेंगे, हाँ, अब ये गुणा यहाँ पर कैसे हुआ? यही आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गुणा कैसे हुआ। तो यहाँ पर गुणा ऐसे हुआ है जैसे यहाँ पर ग्राम ये केजी में, ठीक है, इसके बटे में हम लोग करेंगे 1000, यानी कि ये 100 के बटे में 1000 है। जब 100 के बटे में 1000 है तो ये 1000 जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और ये 100 जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1000 जो होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा ना। तो यही 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 100 इसके साथ। तो यहाँ पर देखिए 1000 बटे में 100 गुणे 1000। अब इसको कितना जीरो? 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो खत्म, यानी कि 1/1 आ गया, यानी कि 1, ठीक है। कितना आ गया? 1 मोल प्रति केजी आ गया। कितना आ गया? 1 मोल प्रति केजी आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर अगर विलेय का मोल निकालेंगे, अगर उसमें दोनों निकालने के लिए कहा होगा तो दोनों का मोल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, या एक क्वेश्चन मतलब इसको देखिए हम लोग एक बार यहाँ पर निकाल दिए एक फार्मूले से, और दूसरा है इस फार्मूले से देख लेते हैं। विलेय के मोल बराबर 1/10 दिया है, तो 1/10 का मतलब होता है 0.1 मोल, ठीक है। 1/10 को भाग करेंगे, 1 में भाग करेंगे 10 से, तो क्या आएगा? 0.1 आएगा ना, आएगा। तो यहाँ पर देखिए विलायक का जो द्रव्यमान होगा आपका दिया है 100 ग्राम। कितना दिया है? प्रश्न में दिया है 100 ग्राम, ठीक ना, विलायक। अब इसको हम लोग केजी में चेंज करेंगे ग्राम को, तो 1000 से भाग करेंगे तो इसका मतलब 0.100 केजी, ठीक। अब ये जो दशमलव के बाद 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि मोललता हम निकालेंगे मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार।
तो मूलक संख्या 0.1 और यहाँ पर जो आया विलायक का भार आया है 0.100, तो 100 को हम लोग हटा सकते हैं, 00 हट जाएगा, ठीक है। तो 1.1 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आएगा, 1.0 मोल प्रति केजी आ जाएगा, ठीक ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। चाहे इस विधि से लगाइए और चाहे देखिए इस विधि से लगाइए, दोनों विधि आपके लिए बेहतर है, ठीक है। कोई विधि यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब चलो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर ख पर। प्रश्न नंबर 4 का ख देखिए क्या कर रहा है, कोलराउस का नियम लिखिए, ठीक ना। कोलराउस का नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस के नियम यहाँ पर देखिए, कोलराउस का नियम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कह रहा है कि दो अनुप्रयोग भी लिखना है, ठीक है। देखिए कोलराउस का नियम, अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो आपका ये कोलराउस का नियम है, ये अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की, यानी कि जो धनात्मक होता है जो ऋण होता है माइनस होता है, कि मोलर चालकताओं के, इनकी मोलर जो चालकताएं होती हैं इनके क्या होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट, यहाँ पर दिया अनंत तन्यता, यहाँ पर इनफाइनाइट यम दिया है, NaCl मान लीजिए, एक आप लवण ले लीजिए, NaCl लिए, यहाँ पर NaCl को जब हम लोग इस ब्रेक किए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है कि लैम्बडा नॉट, ये लैम्बडा इनफाइनाइट क्या आया है, यम, और Na प्लस आया, प्लस में लैम्बडा इनफाइनाइट यम, और यहाँ पर आए Cl माइनस, यानी कि जो NaCl है ये क्या कर रहा है, दोनों की जो चालकताएं हैं, दोनों को मोलर चालकताएं जो होती हैं ये क्या होती है, बराबर होती है, ठीक ना। जो ये देखिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की मोलर चालकताएं जो होती है, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो इसके बराबर होती है, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अगर देखिए इसके दो अनुप्रयोग भी लिखने के लिए कहा है, तो इसके अनुप्रयोग भी हम लोग देख लेंगे। तो इसका अनुप्रयोग देखिए हम भूल गए हैं लिखने के लिए, ठीक है। मैं ऊपर स्क्रीन पर दे दूंगा, आप लोग इसका अनुप्रयोग लिख लीजिएगा और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग है। प्रश्न नंबर 4 के ग में प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 दिया, ठीक है, 60 सेकेंड है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दिया है कि जो प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि जिसका वेग स्थिरांक कितना है, 60 सेकेंड इनवर्स से, ठीक है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से यह 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का T इक्वल टू होता है 2.303/के log A/A-x होता है, ठीक है। जहां पर जो A होता है ये प्रारंभिक सांद्रता होती है जो दिखाई जाती है, ठीक है। A/A-x होता है, तो इसको क्या करते हैं, ये A जो होती है ये पूरा मतलब ये पूरा परसेंटेज होता है, यानी कि 100 होता है, ठीक है, 100, और ये 100 में से जो ये दिया रहता है उसको घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A इक्वल टू 1 मानेंगे और A-x इक्वल टू 1/16। 1/16 क्यों माने पता है, जो इसकी प्रारंभिक सांद्रता वो 1 है और ये पूछा क्या है, 16वां रह जाता है, 16वां भाग रह जाता है, तो ये A-x आपका 1/6 होगा, 16 होगा, यानी कि 1/16 होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां पर देखिए K इक्वल टू हम मान रखेंगे 2.303 और बटे में जो है टाइम दिया है 60 सेकेंड, और ये log 1/16, ठीक है। ये देखिए ये A का मान था, ये A-x पूरे का मान है, टोटल का मान इतना आया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 2.303 बटे में 60 और ये देखिए 16 जो है यहाँ पर ये पूरे के बटे में है, इसके बटे में है, तो ये क्या करेगा, इस पर गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 16 log 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा log 16। तो बटे में 1 रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, गुणा 1 करेगा तो उससे भी कोई मतलब, क्योंकि 16 1 कम 16 होता है, भागे 16 से देंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2.303 बटे में 60 log 16 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि हम लोग जो 16 होता है इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं भैया। देखिए 16 का 4 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा ही, तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक।
अब देखिए जो एक फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे कि जैसे देखिए log m के पावर n, फार्मूला आप पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दे रहा हूं log m के पावर n। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि n log m, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पावर में होती है वो आगे उठ के आ जाती है, तो यहाँ पर देखिए पावर में जो थी ये आगे आ गया, तो 2 log 4 बचा, तो 2 log 4 बचा, और यहाँ पर जो 60 था ये 2 से कट गया, 2 से कट गया, 30 दूना के 60, तो ये 2 और ये कट गया, ठीक है। बचा के यहाँ पर log 4, अब log 4 का मान आपका होता कितना है, 0.602 होता है। कितना होता है, 0.602 होता है। ये आपके जो एग्जाम होगा, जो पेपर होगा उसमें, उस पेपर के लास्ट में देखेंगे तो log 4, log 3, log 2 इस तरह के जो भी यूज करना रहेगा ना, तो उसको मान आपका दिया रहता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2.303 बटे में 30 बचा, और गुणे में जो log 4 का मान है 0.602, ठीक। तो ये मान दिया रहता है, आप पीछे देखिएगा पेपर में आपको जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 का गुणा करेंगे 0.602 में, तो आएगा 1.3866, और बटे में आपका क्या हो गया, 30 हो गया। इतना बात समझ में आई। अब कुछ नहीं करेंगे, सिवाय क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो हम लोग के बराबर निकालेंगे भाग करके, तो जब इसको भाग करेंगे 1.3866 को 30 से भाग करेंगे तो आएगा 0.0462 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ, प्रश्न नंबर 4 का घ है, जब मैग्नीज का एक भूरा रंग का लवण A जो है HCl अम्ल से क्रिया करता है तो गैस भी प्राप्त होती है। आधिक्य में यह गैस NH3 से अभिक्रिया करके एक विस्फोटक लवण C बनाती है। A और जो B है, A, B व C को पहचानिए तथा होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो इसमें जो A है, जो B है, उसको क्या करना है, पहचानना है। A, B और C तीनों क्या करना है, पहचानना है। और जो इसमें होने वाले समीकरण है, जो रिएक्शन है, उसके बारे में क्या करना है, फार्मूला को लिखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि Mn का एक भूरा रंग, Mn का एक भूरा रंग, यहाँ पर देखिए MnO2 लिया गया है। क्या लिया गया है, MnO2 लिया गया है। मैग्नीज ऑक्साइड इसको बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिखा नहीं हूं तो इसका नाम बता दे रहा हूं, मैग्नीज ऑक्साइड होता है, ठीक है। और यहाँ पर 4 यानी कि 4 अणु लिया गया है, किसका, HCl का, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा क्या, MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, प्लस में Cl2 क्लोराइड गैस निकलेगी, और प्लस में 2H2O यानी कि वाटर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2H2 यानी कि जो पानी के 2 अणु बाहर आएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर Cl2 से NH4 यानी कि क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे अमोनिया से। तो क्लोरीन जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो इसी की उपस्थिति में करा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब कराएंगे तो यह MnCl2 प्लस में HCl और NH4 ये तो बना ही था, ये HCl है ही, और यहाँ पर जो NH4Cl2 ये रिएक्शन हो रहा है, ये यहाँ पर NH4, इसके बाद देखिए NH4 और ये MnCl6 हो गया, ठीक है ना, MnCl6 हो गया। यह एक क्या बन गया आपका, संकर यौगिक बन गया। क्या बन गया, संकर यौगिक बन गया, ठीक है। तो ये देखिए जो भूरा रंग का लवण है वो आपका क्या है, MnO2 है। कौन है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, जो कि ये भूरा रंग का लवण है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें पूछा है कि A, B, C को पहचानिए और उनका नाम भी लिखना है, ठीक है। तो भूरा रंग का लवण जो है MnO2 है, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड है, और यह एक भूरा ठोस पदार्थ होता है। जब इसे HCl के साथ गर्म करते हैं तो यह क्लोरीन गैस Cl2 छोड़ता है, ठीक ना। ये क्या करता है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, HCl के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। इसको जब HCl के साथ गर्म करते हैं तो ये Cl2 गैस छोड़ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, Cl2 गैस छोड़ता है, ठीक है। ये B आपका क्या हो गया, गैस हो गया। जो Cl2 है वो कैसी है, पीली और हरी है, ठीक है। कैसी है, जो गैस है वो
पीली और हरी है, ठीक है। और जो सी आपका बच रहा है वो आपका जो बैगनी रंग का लवण है जो NH4 MnCl2 है, MnCl6 है, ठीक है। जो आपको मैं बताया था कि ये संकर लवण है, संकर यौगिक बना है, तो वो आपका है जो बैगनी रंग का लवण, ठीक ना, जो सी वाला है। तो आप ए और बी और सी तीनों को अच्छे से पहचान गए होंगे, इसको भूलना मत, ठीक ना, नहीं तो एग्जाम जो होगा आपको भुला देगा, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपका आता है 5, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क देखिए, ननस समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको ननस समीकरण देखना है, लिखना है। अब देखिए किसी ये क्या है, ननस समीकरण देखिए, किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन की विलयन में सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है, जिसके मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण को ननस समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ननस समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए E=E0 प्लस में 2.303 बटे में NF और ये RT लॉग यहाँ पर दिया है m⁴n+, ठीक ना, यानी कि ये जो n+ है ये आयनों की संख्या है, ठीक है। ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, लेकिन अन्यथा ये प्लस में ही रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर E= आपका एक एक चीज मैं समझा देता हूं। E= इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव और N= इलेक्ट्रॉनों की संख्या, R= गैस स्थिरांक जो दिया होता है आपका, नहीं तो आपको याद होना चाहिए 8.314 होता है, ठीक है। T= परम ताप होता है, जिसका क्या होता है, कितना होता है, केल्विन, 298 केल्विन होता है। F= फैराडे नियतांक होता है, जो फैराडे नियतांक होता है 96,500 कूलम, ठीक है, लगभग में इसको माना जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर M= जो होता है आपका आयन की विलयन में सांद्रता, M+ जो होती है आयन की विलयन में सांद्रता होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच निम्नलिखित संबंध होता है ननस समीकरण द्वारा। देखिए जो इलेक्ट्रोड विभव आपका E=E0 - 0.0591 बटे में n और log 1 ठीक है, लॉग, ठीक ना। और जहां पर E= आपका इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है, Q= प्रतिक्रिया भाज्य, ठीक है, जो भाज्य यानी कि भाग करता है उसको ठीक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध आपका होता है E=E0 - 0.0591 बटे में n log Q, ठीक, ये आपका इसका संबंध होता है। आगे चले हम लोग। अब देखिए आपका आता है प्रश्न उत्तर संख्या 5 का ख, कह रहा है कि अभिक्रिया की दर को समझाइए। क्या कर रहा है? अभिक्रिया की दर को समझाना है, अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर से तात्पर्य यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकक समय में अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक ना। यानी कि अभिक्रिया की दर जो होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक समय में अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, अभिकारक जो सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होता है, उसके जो उसमें जो होने वाला जो परिवर्तन होता है ना, उसी की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं, रेट कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता पर लगाए घातांकों का योग होता है, यह योग बराबर होती है, ठीक है। यानी कि इसकी कहने का मतलब ये है कि जो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले होते हैं अभिकारक, ठीक है, उनमें जो उनकी घात होती है उन्हीं की घात की योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए हैं उदाहरण के लिए, तो A + B एरो करके C, ठीक है। इसकी दर समीकरण देखिए हम लोग निकालेंगे तो रेट = आपका निकलता है K और A, जो A और B है, तो A पर कितनी घात है m मान लीजिए, B पर घात कितनी n मान लीजिए, यानी कि इस पर घात तो एक है, लेकिन हम लोग मान सकते हैं m और n, ठीक है। तो m और n क्रमशः A और B की आंशिक कोटियां हैं। कुल अभिक्रिया की कोटि
जो कोटि होती, जब हम लोग कोटि निकालते हैं तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो एम प्लस एन कर देंगे। तो यहाँ पर या रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लीजिए ए पर 2 है और बी पर 1 है। मान लीजिए ए पर जो है 2 है और बी पर 1 है, तब कोटि जो होगी आपकी 2 प्लस 1 होगी, यानी कि बराबर में 3 होगी। और इस तरीके से यम और यन मानेंगे तो यम प्लस यन होगा, क्योंकि यम और यन बराबर कोई संख्या तो ली गई नहीं है कि उसको जोड़कर योग बता दिया जाए। जैसे यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया, तो यम प्लस यन ही रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का ग है, निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आईयूपीएसी नाम आपको लिखना तो आता ही होगा, तो चलिए नहीं आता तो बताते हैं। यहाँ पर K2 HgI4, ये K2 है, ये Hg है, I4 है। जो ये कोष्टक के जो ये सटे हुए चीज होते हैं, यहाँ पर सटा हुआ जो होता है वो होता है आपका ये आपका मुख्य होता है। ठीक है, इसका जो होता है नाम ऐसे लिखते हैं जैसे ये है, ठीक ना, यानी कि जैसे यहाँ पर जो आपका ये आगे वाला होता है ये पॉजिटिव चीज है, हमेशा मिलेगा आपको। पोटेशियम हाइड्रोजन तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर पोटेशियम मिलता है। तो यहाँ पर पोटेशियम पहले लिख लेंगे, इसका नाम जब लिखेंगे तो ये जब ये आगे दिया रहेगा तो इसका नाम तुरंत लिखेंगे पोटेशियम। अब यहाँ पर जो आपका लिगेंड दिया रहेगा, लिगेंड मतलब इस जो ये मेन परमाणु को छोड़ करके इसको छोड़ करके जो रहेंगे वो लिगेंड रहेंगे। ठीक है, जो ये कोष्टक के बगल में है सटा हुआ है, इसको छोड़ करके जो रहेगा वो क्या रहेगा, लिगेंड रहेगा। तो ये लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितना लिगेंड है, 4 ठे, तो चारों एक ही है, तो 4 टेट्रा लिखेंगे। ये 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा, तो यहाँ पर टेट्रा। फिर आई है तो आइडो लिखेंगे, आई का क्या लिखते हैं, आइडो लिखेंगे। और Hg को हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं ना, तो इसको लिखेंगे मर्क्यूरेट। क्या लिखेंगे, मर्क्यूरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ये 1 माइनस होता है, तो 4 थे तो 4 माइनस और प्लस 2 हो गया, +2 और +4 -4 मिलकर कितना हो गया, -2 घटेगा ना, क्योंकि -4 है और ये +2 है, तो +2 -4 यानी कि -2। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद CuNH3 4 और SO4 है, तो इस पर कोई देखिए आगे नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपल नाम लिखेंगे टेट्राएमीन। टेट्राएमीन क्यों लिखे, क्योंकि जो ये अमोनिया है ये 4 अमोनिया है, तो ये हो जाएगा टेट्राएमीन। ये क्या है, कापर है, कापर। इसको देखिए कॉपरेट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, तो यहाँ पर ये कापर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेट्राएमीन कापर, ये सेकेंड है। क्यों, ये जो 4 है ना, ये जो अमोनिया होते हैं इस पर जीरो आयन होता है। ठीक है, 0 मतलब कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है, तो यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। और जो सल्फेट होता है उस पर -2 चार्ज होता है, तो -2 यहाँ पर, यानी कि सेकेंड सल्फेट लिख देंगे। उसके बाद तीसरा है K3Al C2O4 3, तो ये देखिए आगे दिया पोटेशियम, तो आगे पोटेशियम लिखेंगे। और ये C2O4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट बोलते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 को बोलते हैं ट्राई ऑक्सलेटो। और ये एल्युमिनियम है तो एल्यूमिनेट एट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे 2 है, ये पॉजिटिव दे दिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन दिया, तो यहाँ पर एल्यूमिनेट हो जाएगा। और ये थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्यों होगा, कि यहाँ पर +3 है, यहाँ पर इसका होता है -2 1 का, तो ये 3 है, तो -2 × 3 करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब -6 को +3 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आएगा। लेकिन जब बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा। उसके बाद ये फोर्थ वाला है Cr और CO का 6 दिया है, तो यहाँ पर कितना है, CO कितना है, 6 है। जिसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। तो ये 6 है, 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम किसके लिए, Cr के लिए, तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। ठीक ना, ये क्या आपका 0 हो जाएगा। तो ये ये आपका IUPAC नाम हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आपका आता है ये प्रश्न नंबर आपका 5 का घ, टालेन अभिकर्मक। ठीक ना, टालेन अभिकर्मक क्या है, इस अभिकर्मक की ग्लूकोज व फ्रक्टोज के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए टालेन अभिकर्मक हम लोग पहले देखेंगे। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का
विलियन टालेन अभिकर्मक कहलाता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, तन को नहीं दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखो, जो अमोनियम होता है उसी का सिल्वर जो नाइट्रेट होता है उसी का जो विलियन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टालेन अभिकर्मक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए AgNO3 प्लस में NH4OH, इसी को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, टालेन अभिकर्मक बनाते हैं। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर देखिए AgNH3 का ट्वाइस, और ये बड़ा कोष्टक लगाएंगे, प्लस में ऊपर चार्ज प्लस हो गया, ठीक ना, ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो ये आपका हो गया टालेन अभिकर्मक। ठीक, अब उसके बाद देखिए कहा है कि ग्लूकोज व फ्रक्टोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ पर ग्लूकोज के साथ देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला, और ये आपका है AgNH3 का ट्वाइस प्लस चार्ज और प्लस में 2OH माइनस चार्ज, ये आपका टालेन अभिकर्मक है। ठीक है, तो ये आपका टालेन अभिकर्मक हो गया। जब टालेन अभिकर्मक लिए तो टालेन अभिकर्मक के साथ जब ग्लूकोज क्रिया करता है तो ये आपका क्या, ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, जिसका फार्मूला है C6H12O7। इसका फार्मूला होता है, ग्लूकोनिक अम्ल का फार्मूला होता है C6H12O7 प्लस में 2Ag, और ये नीचे जो दिखा रहा है ना, ये रजत दर्पण, यानी कि ये दर्पण का निर्माण करता है। तो ये दर्पण जो होता है नीचे होता है, और किसी गैस का जो अगर कोई गैस निकल रही होती है तो इसको ऊपर के लिए हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4NH3 भी बना है और H2O भी निकला है बाहर। ठीक, अब देखिए फ्रक्टोज के साथ टालेन अभिकर्मक की क्रिया। अब ये फ्रक्टोज के साथ एक बार रिएक्शन करता है। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फार्मूला लिखेंगे तो एक ही फार्मूला होता है, C6H12O6, दोनों फार्मूला एक ही होता है। जब उसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो इसमें अंतर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर C6H12O6 फ्रक्टोज हो गया, प्लस में 2AgNH3 2 प्लस में 2OH माइनस, ये हो गया आपका टालेन अभिकर्मक। इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये आपका बनेगा C6H12O7। ठीक है, जो ऊपर बना था वही नीचे भी बनेगा फ्रक्टोज के साथ, यानी कि ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल बना, और यहाँ पर क्या बनेगा, 2Ag, यानी कि रजत दर्पण भी, इसमें भी वही चीज बनेगा, रजत दर्पण प्लस 4NH3 प्लस में H2O। जो चीज ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने में बना था वही चीज टालेन अभिकर्मक जब फ्रक्टोज के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि अभिक्रिया करेगा, तो वही चीज बनेगा जो ग्लूकोज के साथ बना था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 के घटक का खत्म हुआ। ठीक है, काफी नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 का क, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, फिनाल Br2 जल से अभिक्रिया करता है, यानी कि जो फिनाल है आपका ब्रोमीन जल से जब अभिक्रिया करता है तो क्या करता है। तो देखिए ये फिनाल है और 3Br2, ये जो ब्रोमीन के 3 अणु लिए हैं, और ये इसको मान लीजिए ये ब्रोमीन जल है। ठीक है, ब्रोमीन जल, तो ये जब ब्रोमीन जल से क्रिया करता है फिनाल, ठीक ना, फिनाल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बेंजीन पर OH समूह जुड़ा होता है, उसको फिनाल बोलते हैं। तो ये जब ब्रोमीन जल फिनाल से क्रिया करता है तो ये क्या करता है, 3 अणु है ब्रोमीन का, अगर एक अणु ब्रोमीन का रहता है तो ये आर्थो पोजीशन पर लग जाता है। ठीक है, 3 है तो 3 जगह पर लगेगा, आर्थो पर भी लगेगा, पैरा पर लगेगा, और यहाँ पर देखिए लगेगा आर्थो पर। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनेगा, और यहाँ पर से हाइड्रोजन जो विस्थापित होगा निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से और यहाँ से निकलेगा, 3 हाइड्रोजन निकलेगा, और बचेगा 3 ब्रोमीन, तो ये 3 थे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न इसका दूसरा है, C6H5OH, ये फिनाल है, और यहाँ पर इससे क्रिया करेगा CH3COCl। ठीक है, तो ये देखिए फिनाल जब इससे क्रिया करेगा तब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया होती है। जब पिरिडीन की उपस्थिति में फिनाल क्रिया करेगा तो ये देखिए C6H5OCOCH3 और यहाँ पर HCl बनेगा, फेनिल एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, फेनिल एसीटेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर है तीसरा पॉइंट है कि फिनाल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है जब फिनाल को PCl5 के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए C6H5OH प्लस में PCl5, जब इसको हीट करेंगे, यहाँ पर हीट का सिंबल देंगे,
ये फिनाल है आपका, ये PCl5 है। और यहाँ पर देखिए C6H5Cl बनेगा, क्योंकि ये जो OH है, OH हटेगा तो OH हटेगा, देखिए क्या क्या बनेगा, POCl3 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक जो H, ये वाला H है, ये H एक Cl के साथ बन जाएगा HCl, ठीक ना। तो यहाँ पर बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा, और यहाँ पर POCl3 बनेगा, यानी कि फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड अम्ल बनेगा, ठीक ना, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड कहिए चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहिए। और देखिए चौथी पॉइंट इसमें है कि फिनाल जब NaOH से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर जो फिनाल है, यहाँ पर NaOH है, NaOH से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर सोडियम फिनाक्साइड बनेगा। यहाँ पर OH हट जाएगा, H हटेगा तो यहाँ पर H2O बन जाएगा OH से मिलकर के, और सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम जुड़ेगा, यहाँ पर सोडियम फिनाक्साइड बनकर निकल जाएगा। उसके बाद इस पांचवी पॉइंट है, लास्ट है, फिनाल व मेथिल एल्कोहल के मिश्रण की वाष्प तप्त थोरिया THO2 पर प्रवाहित की जाती है, ठीक ना। तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जब फिनाल होता है, जो फिनाल होता है, जब इसको थोरिया पर जो वाष्प तप्त होता है थोरिया, ठीक है, यानी कि जो गर्म थोरिया THO2 है, जो उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर C6H5CO और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का अथवा देख लीजिए। कैसे प्राप्त कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल एल्कोहल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो स्टेप 1 देखिए यहाँ पर C6CH3MgBr ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, और ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से हम लोग क्रिया करेंगे पहला स्टेप में। तो पहला स्टेप में आपका बनेगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये देखिए ये एथिल हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक ना। और फिर उसके बाद एल्कोहली उपस्थिति में यहाँ पर देखिए जब CH3CH2OMgBr, इसी को हम लोग क्या करेंगे, जल के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड की उपस्थिति में। तो ये क्या बनेगा आपका CH3CH2OH बनेगा, यानी कि एथिल एल्कोहल बनेगा, और यहाँ पर MgOHBr बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, MgOHBr बनेगा। तो ये आपका बनेगा पहला। तो दूसरा भी है, दूसरा ये वाला हो गया, पहला ये वाला बना। फिर पहले में क्या किए कि जो दूसरा, पहले में क्या किए कि H2O से क्रिया करा दी। तो दूसरे जब H2O से क्रिया करेगा तो दूसरा आपका बन जाएगा ये एक एथिल एल्कोहल बनेगा, एक MgOHBr बनेगा, ठीक। दूसरी पॉइंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करेंगे तो उसके लिए हमें कीटोन की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, कीटोन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए COCH3CH3 ये कीटोन है, CH3COCH3, ठीक है। और एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक COCH3, ये देखिए CH3COCH3 ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर CH3 का 3 और ये COMgBr बनेगा। जब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जल के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड की उपस्थिति में जल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका CH3 का मतलब थ्राइस बनेगा, तृतीयक एल्कोहल बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, तृतीयक एल्कोहल बनेगा। और ये आपका जो उसमें बना था, ये वाला उसमें बना था ना MgOHBr, तो यही चीज इसमें भी बन जाएगा, MgOHBr बन जाएगा, ठीक है। तो ये तृतीयक एल्कोहल आपका बनके तैयार हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तीसरी पॉइंट है कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाने के लिए भी 2 स्टेप लगते हैं यहाँ पर। देखिए तो मेथिल एल्कोहल हम लोग ले लिए हैं, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। तो नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर फॉर्मेल्डिहाइड देखिए किसके साथ, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक ना। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ईथर की उपस्थिति लेंगे हम लोग, ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो आपका बनेगा CH3CH2OMgBr। अब जब OMgBr बना तो फिर आप लोग जानते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर H2O से हमेशा रिएक्शन यहीं पर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग H2O से रिएक्शन कराएंगे तो H+ देगा और OH- देता है। जल क्या देता है, H+ देता है और OH- देता है। तो ये क्या देगा, H+ OH-, यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो H+ इधर, OH जो माइनस होता है इधर जुड़ जाता है, AH+ जो होता है इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए MgOH हो गया, O के साथ H जुड़ गया तो OHBr हो गया, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, OH- वाला जुड़ेगा, CH3CH2OH जुड़ेगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना बहुत आसान है, ठीक।
चौथी पॉइंट है कि एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एथिल एल्कोहल ले लिए, कंसंट्रेशन के साथ H2SO4 लिए हैं जो 140 डिग्री के सेल्सियस पर हम लोग गर्म करेंगे जिससे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को एथिल एल्कोहल लेना है, उसको हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कितने डिग्री पर, तो जो कंसंट्रेट लेंगे, क्या लेंगे, सोल्यूशन लेंगे आपका H2SO4 लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, ठीक ना, वो भी सांद्र रहेगा, ठीक। और यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए C2H5O बनेगा, यहाँ पर डाई एथिल ईथर बनता है, क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। तो यहाँ पर डाई एथिल ईथर बन गया, प्लस में H2O निकल गया, ठीक। पांचवी पॉइंट है यहाँ पर कि एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना है। तो एथिल एल्कोहल से क्या बना दें, एसीटेट। तो यहाँ पर देखिए एथिल कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हम लोग, तो यहाँ पर CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस में एथिल एल्कोहल आपका, उसके बाद कंसंट्रेट क्या लिए हम लोग, H2SO4 लिए जो सांद्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र है, ठीक ना। इसको हम लोग गर्म करेंगे, तो ये गर्म करेंगे क्या बनेगा, CH3COOC2H5 बनेगा, क्या बनेगा, CH3COOC2H5 बनेगा, प्लस में H2O बाहर आएगा, ठीक है। आपका जो वाटर है ये बाहर आएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 का ख है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। तो समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, पेपर में आपके दिया रहेगा समीकरण इस प्रकार से दिया रहेगा और इधर की चीजें आपको पूरा करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया रहेगा CH3CH2CH2OH और यहाँ पर SOCl2 दिया रहेगा, इसके साथ रिएक्ट करके इसको पूरा करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोपेनॉल दिया है, प्रोपेनॉल के साथ आपको थियोनिल क्लोराइड दिया, ठीक ना। तो इसके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोपाइल क्लोराइड बनाएगा, क्या बनेगा, CH3CH2Cl बनेगा और SO सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी बाहर गैस, और हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बनेगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट है आपका CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर प्लस में HBr के साथ रिएक्ट भी कराना है इसको। जब हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड को इसके साथ एल्किन के साथ या ब्यूटीन 1 इन के साथ रिएक्शन कराएंगे या क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपका बनता है 2 ब्रोमोब्यूटेन। देखिए CH3CH2CHBr CH3, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, जब डबल बॉन्ड टूट जाता है H और जो Br होता है इनके साथ जुड़ जाता है, जो हाइड्रोजन होता है इस हाइड्रोजन के इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है और जो ब्रोमाइड होता है इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन, बहुत आसान तरीके से, कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम उसको और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट हम चल रहे हैं, ठीक है, तो फास्ट चलेंगे, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। तो यहाँ पर देखिए CH3 है, ये 3 बार लिया गया इस कार्बन पर, मतलब CH3 3 जगह से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे और इधर से, ठीक है। और यहाँ पर ब्रोमीन भी जुड़ा है, KOH से क्या करें, क्रिया कराना है। तो यहाँ पर बनेगा क्या आपका 2 मेथिल प्रोपीन बनेगा, क्या बनेगा, 2 मेथिल प्रोपीन। कैसे बन रहा है देखिए, यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये अपना बांड देकर इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, इसके साथ जाएगा। जब इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर से एक जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर इसके कार्बन के साथ जो होगा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन है 3 कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन लेकर जुड़े हैं, और एक कार्बन यहाँ पर, तो एक कार्बन जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन त्यागेगा, एक हाइड्रोजन त्याग करके देखिए यहाँ पर जल बना रहा है, और जो ब्रोमीन निकल रहा है ये के साथ ये पोटेशियम ब्रोमाइड बना रहा है, ठीक है। तो और जो एक हाइड्रोजन निकल रहा है उसका जो बांड पूरा करना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन के साथ ये डबल बांड लगेगा तो 2 मेथिल प्रोपीन बनेगा, ठीक। चौथी पॉइंट है यहाँ पर कि CH3CH2Br है, प्लस में यहाँ पर है KCN, प्लस में क्या है KCN है। तो यहाँ पर जली एथेनॉल लेना है, हमें क्या लेना है, एथेनॉल लेना है, जो आपका जली है, जो घोल होता है एथेनॉल का वही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एथिल ब्रोमाइड और पोटेशियम साइनाइड जो आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है कि साइनोएथेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, साइनोएथेन। तो साइनोएथेन का फार्मूला देखिए CH3CH2CN, ये साइनोएथेन बन गया, और पोटेशियम ब्रोमाइड आपका बाहर आता है, ठीक। उसके बाद देखिए आपका 5वीं पॉइंट है CH3CH2Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड है, और AgNO2, और ये एल्कोहल, ये सिल्वर नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। हम सबका नाम भी लिखें, यहाँ पर आपको नाम भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, अब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोएथेन बनता है। देखिए यहाँ पर एथेन है, यहाँ पर नाइट्रो, तो इसको नाम देंगे नाइट्रोएथेन, और ये सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख का अथवा है,
तो निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। वही बात है, इसमें भी पूर्ण करना है। तो यहाँ पर देखिए C6H5NH3, ये तो ये एनिलीन है, ठीक है ना, CHCl3 और यहाँ पर 3KOH लेना है एल्कोहल की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। तो यहाँ पर बनेगा आपका C6H5NC, NC बना मतलब CN नहीं है, NC है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, ठीक ना। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा और प्लस में 3KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के 3 अणु बाहर आएंगे और जल के 3 अणु बाहर आएंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर C6H5 एनिलीन जो है, एनिलीन किसके साथ क्रिया करेगा, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 ब्रोमीन जुड़ जाता है, तो यहाँ पर C6H5 3Br3NH2 और यहाँ पर 3HBr निकलेगा और यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तीसरी पॉइंट यहाँ पर है C6H5NH2 और यहाँ पर CH3CO का ट्वाइस O है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसिटेनाइल, यहाँ पर देखिए एसिटेनिलाइड बनेगा, ठीक ना, C6H5NHCOCH3 इसका फार्मूला होता है, प्लस में CH3COOH, ठीक। चौथी पॉइंट यहाँ पर C6H5NH2 प्लस में H2SO4 सांद्र है, ये एनिलीन है। एनिलीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो एमिनो बेंजीन बनाता है, वो भी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक। यहाँ पर देखिए NH2 यहाँ पर C6H4SO3H, ठीक ना, ये पैरा पर बनता है तो यहाँ पर P लिखा हुआ है, ठीक। तो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है ये। पांचवी पॉइंट आपका है कि एनिलीन जो होता है CH3COCl के साथ जब क्रिया करता है वो भी क्षार की उपस्थिति में, तो ये आपका क्या बनता है, तो ये आपका बनता है C6H5NHCOCH3 बनता है, ठीक ना, वो भी HCl के बाहर निकालने पर बनता है, मतलब HCl बाहर निकलता है यहाँ से और यहाँ पर आपका एसिटेनिलाइड बनता है, ठीक ना, एसिटेनिलाइड बनता है। इसका नाम भी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। और इसका नाम तो जानते हैं, ये सभी एनिलीन के साथ क्रिया कर रहा है, सब एनिलीन के साथ कर रहा है। तो कोई क्लोरोफॉर्म के साथ कर रहा है, कोई कार्बोक्सिल क्लोराइड के साथ कर रहा है, तो यहाँ पर कोई सल्फ्यूरिक सांद्र अम्ल के साथ कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग नाम जानते हैं, इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा। और इधर जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम तो मैं बता ही दिया हूँ सब में, तो प्रोडक्ट जो बना है उसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वो PDF चाहिए तो 7460012763 पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, और इस पर आपको PDF व्हाट्सअप कर दी जाएगी, ठीक है। उसका पेमेंट लगता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 पर थे। प्रश्न नंबर 7 का क देखिए, कह रहा है कि प्रश्न नंबर क निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर, टिसेनको अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जो है आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, टिसेनको अभिक्रिया। यह कैनिजारो अभिक्रिया का ही संवर्धित रूप है। NaOH का या KOH के स्थान पर एल्यूमिनियम एथॉक्साइड लिया जाए तो परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन से प्राप्त अम्ल तथा एल्कोहल एस्टर बना लेते हैं, ठीक ना। जो कह रहा है कि इसमें कि इस अभिक्रिया में जो कैनिजारो अभिक्रिया का ही संवर्धित रूप है, जो टिसेनको अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया की क्या है, संवर्धित रूप है। इसमें क्या होता है, NaOH या KOH एक क्षार लिया जाता है, ठीक ना, इसके स्थान पर एल्यूमिनियम एथॉक्साइड लिया जाए तो परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन से प्राप्त अम्ल तथा एल्कोहल एस्टर बना लेते हैं। जो उसमें प्राप्त होता है, उसे जो अम्ल प्राप्त है उससे एल्कोहल एस्टर बन जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लिया गया है HCHO, इसको बोलते हैं HCHO, ये क्या है आपका एल्डिहाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। नाम लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम एथॉक्साइड लिया गया है, ठीक है, एल्युमिनियम एथॉक्साइड लिया गया है, जो कि यहाँ पर कहा गया है कि एल्युमिनियम एथॉक्साइड लिया जाए तो, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एल्युमिनियम एथॉक्साइड ले लिए, जब एल्युमिनियम एथॉक्साइड को लिए तो यहाँ पर बनेगा CH3OH, मेथेनॉल बना। फिर उसके बाद देखिए मेथेनॉल प्लस CHOOH बना, ठीक ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्राप्त अम्ल एल्कोहल एस्टर बनता है, तो यहाँ पर एल्कोहल बना, ये प्राप्त अम्ल से दोनों से जब मिलेगा ये, तो तब आपका क्या बनेगा, देखिए HCOOCH3, ठीक ना, HCOO और CH3 प्लस में H2, ये क्या बना आपका एस्टर बन गया, ठीक। तो यहाँ पर एस्टर बन जाता है जब एल्कोहल और अम्ल दोनों आपस में मिलते हैं, तब क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक। उसके बाद दूसरी पॉइंट इसमें कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या है, जिन एल्डिहाइडों में
अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, उन्हें सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु एल्कोहल तथा एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है। तो इसमें कह रहा है कि ध्यान देने वाली चीज ये है कि जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन न हो, ठीक ना, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है जैसे ये एल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड था, अब इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि जो मेन कार्बन है, ये वाला कार्बन जो जिससे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, तो जब इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा रहेगा तो कार्बन जो कहलाएगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उस पर जो हाइड्रोजन रहेंगे ना तो उसको कहेंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है इसी पर है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कि 2HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का 2 अणु लिए हैं, प्लस में NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं। जब इन दोनों को रिएक्ट कराया गया तो ये बना आपका CH3OH यानी कि मेथेनॉल बना, और यहाँ पर क्या बना HCOONA यानी कि सोडियम फॉर्मेट बना। क्या बना? सोडियम फॉर्मेट बना। और यहाँ पर H की जगह पर CH3 रहता तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन अम्लगित जिंक और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से अपचयित होकर प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल बनाती है, उसे हम लोग क्लीमेंसन एल्डिहाइड से अपचयित करते हैं। तो इसमें हम लोग उसे हम लोग क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, ठीक ना। अब इसको देखिए क्या होता है यहाँ पर पहले आप लोग इसको परिभाषा को लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा RCHO, ये क्या है आपका एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका नवजात हाइड्रोजन लिया गया है जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये ZN ये जिंक और ये क्या है Hg है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं अम्लगित जिंक। जो Hg के साथ ये है ZN Hg है ना, तो इसी को बोलेंगे अम्लगित जिंक, ठीक। अब यहाँ पर HCl भी लिए हैं, HCl भी का लेने के लिए, तो दोनों को जब लेकर के रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर RCH2OH बनेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं, ठीक ना। अब यही देखिए कि एल्डिहाइड से किए, ये रिएक्शन किससे हुआ? एल्डिहाइड से। देखिए RCHO अगर हम लोग कीटोन से करा दें तो RCOR होता है, ठीक ना। इसका कीटोन का फार्मूला क्या होता है? 2 यानी कि 2 एल्किन समूह होता है, तो इसको हम लोग R बनेंगे। जैसे CO है, डबल बॉन्ड C से लगा हुआ है, ठीक ना, C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ देखिए 2 कार्बन जुड़े हुए थे, एक R यहाँ पर एक R यहाँ पर। तो जब इसके साथ रिएक्ट होगा यही चीजें को रिएक्शन यहाँ पर भी कराया जाएगा। तो इसके साथ जब रिएक्ट होगा तो यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल बना है, ठीक है। अब आगे चले हम लोग, देखिए नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर संख्या आपका 7 का अथवा है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए। पहला है आपका कि CH3COCH3, ये आपका एसीटोन दे दिया है। एसीटोन को क्या करना है? सांद्र H2SO4 के साथ आसवन में क्या करना है? इसको आश्रित करना है, ठीक ना, आसवन। तो यहाँ पर देखिए आपका जो A है, A क्या बनेगा? ये C6H3CH3 का थ्राइस बनेगा, ठीक ना, यानी कि मेसिटिलीन बनेगा। क्या इसका नाम होगा? मेसिटिलीन इसका नाम होता है। क्या है? C6H3CH3 का थ्राइस है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसिटिलीन बोलते हैं। उसके बाद देखिए आपका है दूसरी पॉइंट है CH3COCH3, ये भी वही चीज है, एसीटोन है, और यहाँ पर आयोडीन लिया गया है और NaOH, ठीक ना। तो इसमें क्या बनता है? आपका आयोडोफॉर्म बनता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए CH3 यानी कि ये आयोडोफॉर्म बना। आयोडोफॉर्म बना वो भी कैसा? पीला PPT बना, ठीक ना, पीला PPT, येलो PPT बना है। और यहाँ पर देखिए CH3COONA, ये आपका बाहर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका तीसरी पॉइंट है कि CH3CHO ये तनु NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या बनता है? तो यहाँ पर जो आपका C वाला प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर देखिए CH3CH और यहाँ पर OH है CH2CHO, ठीक ना। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है। क्या बना है? बीटा हाइड्रोक्सी। इसको बीटा क्यों बना पता है? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया जी। देखिए ये जो ये हाइड्रोक्साइड जो है जिस कार्बन पर जुड़ा रहेगा उसी, तो ये आपका कार्बन हो गया, इससे एक कार्बन जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इससे कार्बन ये बीटा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन पर ये हाइड्रोक्साइड जुड़ा है। तो जब बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्साइड जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी बोलेंगे। और ये पूरा क्या है? एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, ठीक।
उसके बाद इसको हम गर्म किए, देखिए यहाँ पर गर्म करने के लिए कहा है तो गर्म कर दीजिए। गर्म करेंगे तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH है, CHO बनेगा, जिसको हम लोग क्रोटोनाल्डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रोटोनाल्डिहाइड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए चौथी पॉइंट है HCHO। HCHO दे CaOH का ट्वाइस है, इसके साथ हम लोग को क्या करना है, रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पर देखिए HCHO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ई वाला आपका सोडियम फार्मेट बनेगा HCOONA, यानी कि यहाँ पर H लगा है, COONA सोडियम फार्मेट हो गया और यहाँ पर मेथेनॉल बन गया, ठीक ना, एल्कोहल बनेगा। क्या बन गया? एल्कोहल में मेथेनॉल बन गया। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर संख्या 7 का ख आ गया आपका। प्रश्न नंबर संख्या 7 का ख देख लीजिए। उसके बाद ये प्रश्न नंबर संख्या 7 के ख के अथवा देख लेंगे, ये आपका सेट खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया, देखिए ये दोनों अभिक्रिया आपको करा दी गई है। कहाँ पर? प्रश्न देखिए, यह प्रश्न 2025 के कोड नंबर 347 केसी में, यानी कि सेट नंबर 3 में हो चुका है। इसके पहले वाले ही सेट में हुआ है, वो भी किसमें? प्रश्न नंबर 7 के ख में हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोग को देखना है तो मैं दिखा दूंगा, अन्यथा आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। अगर शुरू से आप लोग सेट हल कर रहे होंगे तो हो गया होगा। उसके बाद देखिए, ये देखिए तीसरी पॉइंट है। अगर आपको देखना होगा तो मैं ये इसको लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट डाईएजोकरण देखिए, एरोमेटिक एमीन कम ताप पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके डाइजोनियम लवण बनाते हैं। यह अभिक्रिया डाइजोकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? डाइजोकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पर ये सोडियम, यहाँ पर क्या लिया? NaNO2 लिया गया, ठीक ना, सोडियम नाइट्राइट लिया गया और यहाँ पर HCl लिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिया गया है? ये सोडियम नाइट्रेट से ये HCl है और यहाँ पर HNO2, यानी कि ये क्या बन गया आपका? HNO2 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में NaCl नमक बना है और यहाँ पर देखिए एनिलीन। अब एनिलीन यहाँ पर लिया गया, जो एनिलीन से ये जो ये रिएक्शन हुआ है दोनों का, ये दोनों से जब बना HNO2 जो बना है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और HCl की उपस्थिति में 273 केल्विन पर इसको हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा था, यहाँ पर हम लोग 273 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे। तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये आपका डाइजोनियम लवण बनेगा। क्या बनेगा? डाइजोनियम लवण बनेगा और प्लस में 2H2O अणु निकलेगा। जल का कितना अणु निकलेगा? 2 अणु निकलेगा, ठीक है। किसका? जल का 2 अणु यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अब आपका आता है प्रश्न नंबर संख्या 7 का ख का अथवा आता है। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। कह रहा है कि C6H5NH2 और CHCl, ये क्या है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड, ये एनिलीन है और ये क्या है आपका? इसको तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं कहेंगे, क्लोरोफॉर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको काट लीजिएगा, तो ये नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर KOH और ये AlCl, ये अल्कोहल के उपस्थिति में है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए C6H5NC, यानी कि ये बना फेनिल आइसोसाइनेट बना है। इसको देखिए, अगर ये NC है तो आइसोसाइनेट है। अगर CN रहता है, यहाँ पर C रहता है, यहाँ पर N रहता है, तो यो क्या होता है? साइनाइड होता है, ठीक है। तो यह फेनिल आइसोसाइनेट बना, प्लस में K3KCl बना और 3H2, यानी कि 3 ठे पोटेशियम क्लोराइड का अणु बना और 3 ठे जल का अणु बना है, ठीक है। आगे चले हम लोग देखिए, दूसरी पॉइंट है कि C6H5NH2 है प्लस में 3Br2, ठीक। तो इसके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए C6H5Br3NH2 बनेगा, यानी कि इसका नाम जो होगा हम लोग 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन कहते हैं, ठीक है। जो कि आपको अगर संरचना द्वारा अगर चाहिए तो संरचना भी देखिए इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ये हो गया। और यहाँ पर NH थ्रू, जैसे ये ऊपर जुड़ा है NH2, ऐसे जुड़ जाएगा। यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है 1 और ये होता है 2, ये होता है 3, 4, ये 5, ये 6। तो ये हो गया 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो इसकी संरचना अगर बेंजीन एनिलीन की चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। तीसरी पॉइंट है, ये आपका एनिलीन है। इसके बाद एसिलीकरण करना है तो एसिलीकरण में CH3CO का ट्वाइस O होता है, ठीक। तो हम लोग जब इसका एसिलीकरण करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा एसिटो एनिलाइड। क्या प्राप्त होगा? एसिटो
एनिलाइड प्राप्त होता है, तो जिसका सूत्र आपको यहाँ पर दिया गया है C6H5 NeHCOCH3, ठीक है। ये क्या एसिटो एनिलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर CH3COOH ये बनता है, ठीक है। तो ये आपका बन गया CH3COOH, ये क्या है आपका एसिड है, ठीक है। कौन सा एसिड है, तो एसिटिक एसिड है। अब ये आपका चौथा वाला है, पॉइंट टू कह रहा है C6H5, ये क्या है एनिलीन है। एलिनीन से किसको H2SO4, ये भी सांद्र रहेगा, ठीक ना, गाढ़ा H2SO4 लेना है, इसके साथ रिएक्ट कराना है। तो ये आपका क्या बनता है C6H4 और ये NH2 बनता है SO3H बनता है, ठीक ना। तो बाहर कुछ पक्षी हैं बोल रहे हैं, इसको हम भगाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत आप लोग उसको बर्दाश्त करिएगा, यानी कि पक्षी हैं, इनको क्या भगाएं। तो यहाँ पर देखिए सुल्फेनिलिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा सुल्फेनिलिक अम्ल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए C6H4 ये NH2CSO3H बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बना आपका सल्फेनिलिक अम्ल बनेगा, या सुल्फेनिल कहिए चाहे सल्फेनिलिक कहिए, ठीक है। और यहाँ पर पांचवी पॉइंट है और लास्ट ये है, तो C6H5 NH2 है और यहाँ पर CH3COCl, ठीक ना। इसको क्या करेंगे एसिलीकरण करना है, तो एसिलीकरण करेंगे तो वही चीज बनेगा जो ऊपर बना था। यहाँ पर C6H5 NHCOCH3 प्लस में HCl बनेगा, ठीक ना, ये बनेगा। तो ये क्या बना एसिटो एनिलाइड बना, क्या बना एसिटो एनिलाइड। देखिए यहाँ पर भी बना था और यहाँ पर भी एसिटो एनिलाइड ही बनेगा, ठीक है। तो दोनों एकदम सेम बना है, क्योंकि इसको भी एसिलीकरण करना है, उसको भी एसिलीकरण करना है, तो दोनों बात एक ही है, दोनों का बात एक ही है। तो थोड़ा सा फार्मूला में इधर उधर है, लेकिन बनेगा वही चीज जो उसमें बना है, उसमें यही भी बना है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर देखिए HCl बना है और यहाँ पर जो बना है ये एसिड बना है, ठीक ना। ये भी एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। और आपका जो ये सेट था, चौथा सेट जो केमिस्ट्री का सेट नंबर 4 था, ये आपका समाप्त हुआ, ठीक है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए 746 से आपको नंबर दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए 7460012763, इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर व्हाट्सअप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आप लोग पीडीएफ खरीद सकते हैं, ठीक ना। पीडीएफ की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये में आपको 2020 से लेकर के 2025 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।